हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। हमने पिछले लेक्चर में कंसोलिडेशन के सारे कंसेप्ट्स जो थे, तरदागी थियरी और तरदागी थियरी से पहले के सारे कंसेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। अब बात आती है कि जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं राइट फ्रॉम द तरदागी थियरी और बाकी सारी चीजें, उन सब चीजों को यूज कैसे करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो गेट में किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कंसोलिडेशन में, चलिए जरा देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो है गेट 2017 में पूछा गया था। अ 3 मीटर थिक क्ले लेयर इज सब्जेक्टेड टू अ इनिशियल यूनिफॉर्म पोर प्रेशर ऑफ 140 किलो पास्कल एज शोन इन द फिगर। एक 3 मीटर थिक क्ले लेयर है, आप ये देख पा रहे होंगे। दिस इज अ 3 मीटर थिक क्ले लेयर जिसका सीवी आपको दे रखा है 3 mm² पर मिनट। टीवी फॉर 90 डिग्री कंसोलिडेशन इज गिवन एज 0.85 और बोल रहे हैं कि इसके ऊपर में जो इनिशियल पोर प्रेशर है दैट इज 145 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फॉर द गिवन ग्राउंड कंडीशन, जो भी ग्राउंड कंडीशन है, यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंसोलिडेशन। किसमें निकालना है? इन डेज। आपको यह बताना है कि इस सॉइल को 90% कंसोलिडेट होने में कितना समय लगेगा इस गिवन कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन को देखिए जरा। इस क्ले के ऊपर क्या दिख रहा है आपको? ये सैंड दिख रही है। इस क्ले के ऊपर, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं दोबारा से, दिस इज एक्चुअली सैंड। इस क्ले के ऊपर में सैंड की लेयर है और इस क्ले के नीचे में देखिए इम्परमिएबल स्ट्रेटम है। इस क्ले के नीचे में इम्परमिएबल स्ट्रेटम देख रहे हो। मतलब ये क्यों दिया है? ये आपको इस क्ले की ड्रेनेज कंडीशन बता देगा। ऊपर सैंड, नीचे इम्परमिएबल, मतलब ड्रेनेज कौन सा हुआ? ड्रेनेज हुआ सिंगल ड्रेनेज, वन वे ड्रेनेज का केस है ये। एक एक चीज को डिकोड करिए। पहली चीज, ये क्ले है, क्ले के ऊपर सैंड है, नीचे इम्परमिएबल लेयर है। मतलब क्या हुआ? ये क्ले के लिए कौन सा ड्रेनेज कंडीशन है? इस क्ले के लिए जो ड्रेनेज कंडीशन है दैट इज वन वे ड्रेनेज, या उसको आप सिंगल ड्रेनेज भी कह सकते हो। सिंगल ड्रेनेज है, दैट मीन्स आई कैन इजिली से that D, that is the length of the drainage path, D will be equal to, single drainage है तो it will be equal to H naught, that means it will be equal to 3 मीटर। D की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 3 मीटर की, क्योंकि सिंगल ड्रेनेज है। चलिए दूसरी बात, इस सॉइल को 90% कंसोलिडेट होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। अब भाई 90% कंसोलिडेट होने के लिए टाइम कितना लगेगा? इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आए जब आपको सॉइल की कुछ बेसिक कंडीशंस दे दी जाए और बोला जाए कि भाई ये बताइए इस सॉइल को इतने डिग्री कंसोलिडेट होने में कितना समय लगेगा। कब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे आज भी इस लेक्चर में भी, कि भाई आपको कुछ डेटा दे दिया जाएगा सॉइल से रिलेटेड और बोला जाएगा कि बताइए इस सॉइल को इतने % कंसोलिडेट होने के लिए कितना समय लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो एक बेसिक सा अप्रोच फॉलो करना है आपको। कौन सा अप्रोच है जरा देखिएगा। क्वेश्चन आपने देख लिया, अभी क्वेश्चन अपन वापस से आ जाएंगे। हमारे पास U और टीवी के बीच का एक रिलेशन होता है। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन और टीवी के बीच का हमारे पास ये रिलेशन होता है, टीवी इज इक्वल टू π/4 इंटू U इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। ये रिलेशन when the degree of consolidation is less than or equal to 60% and when the degree of consolidation is greater than 60%, it is 1.781 minus 0.933 log to the base 10 100 minus U in percentage. This is the formula when degree of consolidation is greater than 60%. ये बात हमको अच्छे से पता है, हमने बकायदा ये फॉर्मूले सारे पढ़ रखे। इस क्वेश्चन में आपको कितने के लिए बोल रहा है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंसोलिडेशन। 90% कंसोलिडेशन के लिए कितना टाइम लगेगा? तो सबसे पहला काम आपको यह करना होता है कि जितने भी डिग्री का कंसोलिडेशन की बात वो आपसे कर रहा है क्वेश्चन में, उस डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए टीवी निकाल लेना। हालांकि इस क्वेश्चन में बात अच्छी है कि टीवी फॉर 90% कंसोलिडेशन पहले से ही इन्होंने क्वेश्चन में आपको दे दिया है, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, इसमें तो चलो अच्छी बात है टीवी की वैल्यू मुझे दे दी गई थी, लेकिन अगर टीवी की वैल्यू नहीं दी जाए और मुझे सिर्फ बोला जाए कि इतने % कंसोलिडेशन, इफ यू आर ओनली गिवन विथ द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, तो आपको क्या करना है मालूम है? आप सबसे पहले
उस डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए टीवी की वैल्यू निकाल लेना। हालांकि ये स्टेप हमको इस क्वेश्चन में फॉलो नहीं करनी है क्योंकि टीवी हमको दे रखा है। फिर दूसरी स्टेप आप क्या करोगे, पहली स्टेप आपकी ये रहेगी कि यू विल हैव टू यूज आइदर ऑफ दीज टू फॉर्मूला, इन दो में से कोई सा एक फॉर्मूला यूज करना रहेगा, है ना। कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना रहेगा ये आपको बकायदा पता है। दिस विल बी यूज्ड व्हेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज लेस देन और इक्वल टू 60% एंड दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड व्हेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज ग्रेटर देन 60%। तो फ्रॉम एनी ऑफ दीज टू फॉर्मूला एज पर द सिचुएशन आप टीवी की वैल्यू निकाल लोगे और उस टीवी की वैल्यू को निकाल के आप जाओगे स्टेप नंबर 2 में, जहां पे आप टीवी इज इक्वल टू CVT बाय डी स्क्वायर में अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएंगे। टीवी की वैल्यू मैंने स्टेप नंबर 1 से निकाल ली है, वो टीवी की वैल्यू उठा के मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा। CV मुझे क्वेश्चन में दिया गया है, CV दिया गया है, D की वैल्यू मुझे पता है, D इज द लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पाथ, ये मुझे पता है, TV मुझे पता है, CV मुझे पता है। क्वेश्चन में बचा क्या, स्मॉल t निकालना है। ये स्मॉल t क्या होता था, दिस वाज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर गिवन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। जो भी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आपको गिवन है उतने % कंसोलिडेशन होने के लिए सॉइल को कितना टाइम लग रहा है, वही तो ये t है, वही तो ये t है और यही तो निकालना है हमको। तो ये वाली स्टेप से तो बचा लिया गेट वालों ने आपको, क्योंकि इस वाली स्टेप से पहले हम टीवी कैलकुलेट करते, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं करना रहेगा मुझे। क्यों नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में टीवी दिया हुआ है। तो मुझे सीधे स्टेप नंबर 2 में आना है और स्टेप नंबर 2 में आके मुझे क्या करना है, टीवी इज इक्वल टू CVT अपॉन डी स्क्वायर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके टाइम निकाल लेना। अब आप सोचोगे कि ये जो पोर वाटर प्रेशर और ये जो फिगर वगैरह बना के दिया सर, इसका क्या काम है, ये क्या मतलब का है, कोई मतलब का नहीं है भाई। कुछ कंफ्यूज करने के लिए भी तो देंगे ना, वो हर चीज आपको एकदम सीधी सीधी दे देंगे तो फिर मजा क्या आएगा। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें भी वो दे देते हैं क्वेश्चन में, ऐसे डेटा भी दे देते हैं जिसका कोई यूज ही नहीं आना आपको क्वेश्चन में, बस दे दिया। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो उलझे रह जाएंगे इसमें हम लोग कि पता नहीं ये क्यों दे दिया, इस 145 का क्या यूज आएगा, ये डायग्राम जो ये एरो एरो बने हुए हैं ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं है हमने, पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्यों सोचना, हम तो बेसिक अप्रोच से चले ना। तो चलो भाई, इस क्वेश्चन में अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली इस में CV की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, टीवी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, डी की वैल्यू मैंने पता कर ली, तो स्मॉल t तो निकल जाएगा। लेकिन गलती कहां करोगे वो भी मैं बता रहा हूं आपको, यूनिट कन्वर्जन में जो सबसे बेसिक अप्रोच, जो सबसे बेसिक काम होता है, हम गलती भी उसी में करेंगे। हम क्या करेंगे, अब यहां पर आंख मूंद के CV की जो वैल्यू दी है वो डाल देंगे, डी की जो वैल्यू आई है वो डाल देंगे, टीवी की जो वैल्यू है वो डाल देंगे, स्मॉल t की वैल्यू निकाल लेंगे। अरे कैसे कर सकते हैं ऐसा, आप देखो डी की वैल्यू मुझे मीटर में दिख रही है, डी की वैल्यू मुझे मीटर में दिख रही है, सीवी की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए तो mm² पर मिनट में दिख रही है। स्मॉल t की वैल्यू वो किस में पूछ रहा, डेज में पूछ रहा है। तो कैसे कर लोगे भैया, आपको एक कॉमन यूनिट चलानी पड़ेगी ना। अब उसका मैं तरीका आपको बताता हूं करना क्या है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये बात 100% आएगी कि यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। कंसोलिडेशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको यूनिट कन्वर्जन करना ही पड़ता है। तो आप उसके लिए एक थंब रूल बना लीजिए। हालांकि ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि जिसको फॉलो नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप अपना रूल खुद बना सकते हो। लेकिन जो मैं बता रहा हूं अगर आप चाहो तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो। आप CV की यूनिट के साथ कुछ भी नहीं करना, CV की यूनिट को मत छेड़िएगा। CV की यूनिट जैसी दे रखी है ना, CV की यूनिट को वैसे ही रहने दीजिएगा। बाकी सारी वैल्यूज के, बाकी सारी वेरिएबल्स की यूनिट CV के हिसाब से चेंज कर लेना, क्योंकि CV की यूनिट चेंज करने में दो चीजें चेंज करनी पड़ेंगी आपको, mm² को भी चेंज करना पड़ेगा और मिनट को भी चेंज करना पड़ेगा। इसलिए CV की यूनिट को मत देखिएगा, CV की यूनिट जैसी चल रही है वैसी चलने दीजिएगा और CV की यूनिट के अकॉर्डिंग बाकी वेरिएबल्स की यूनिट निकाल लीजिएगा। जैसे CV की यूनिट mm² पर मिनट में चल रही है, तो जहां पर भी लेंथ वाली यूनिट है उसको मैं mm में कन्वर्ट कर लूं। क्यों, क्योंकि CV में mm दिख रहा है और ऑटोमेटिकली जो टाइम मिल जाएगा आपको यहां पर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके,
वो टाइम ऑटोमेटिकली मिनट में आ जाएगा। चलिए जरा देखते हैं। तो टीवी तो यूनिटलेस होता है, ये तो मुझे पता है। हमने तो जब टीवी टाइम फैक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी, जब टाइम फैक्टर को समझा था, तो उस डेफिनेशन को लिखने के दौरान हमारा पहला टर्म ही क्या था? इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी which correlates degree of consolidation and coefficient of consolidation। तो ये डायमेंशनलेस होता है, तो उसकी यूनिट का तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो टीवी की जगह मैंने डाला 0.85 इज इक्वल टू सीवी, जैसा था वैसा ही चलने दीजिए, सीवी के वैल्यू के साथ कुछ भी मत करिएगा। सीवी को मैंने लिख दिया 3, टाइम मैंने निकालना है, टाइम को रहने दिया t, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। डी चल रहा है मीटर में 3 मीटर, मुझे डी की वैल्यू, डी की यूनिट उस तरीके से चेंज करनी है जिसमें सीवी चल रहा है। सीवी किस में चल रहा है? mm स्क्वायर पर मिनट। तो इस डी की वैल्यू को भी मैं mm में कन्वर्ट कर लूं तो कितना हो जाएगा? 3000 mm। भाई 3 मीटर विल बिकम 3000 mm, बस यहां पे डाल दीजिए। तो इट विल बी 3000 का स्क्वायर, इट विल बी स्क्वायर ऑफ 3000। अब तो सॉल्व कर सकते हैं ना इसको। कितना हो जाएगा देखिएगा? 0.85 इंटू 3000 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो द टाइम इज कमिंग आउट टू बी 255,00,00। ये किस में आएगा? आपने सीवी की यूनिट को नहीं गड़बड़ किया था ना, सीवी की यूनिट को डिस्टर्ब नहीं किया था ना। तो सीवी की यूनिट में जिसमें टाइम चल रहा होगा, सीवी की यूनिट में टाइम का यूनिट देखिए, सीवी की यूनिट थी mm स्क्वायर पर मिनट, तो इसमें ये जो टाइम का यूनिट चल रहा था ये उसी में आएगा। ये मिनट में आया आंसर। कंसोलिडेशन के आंसर कभी भी मिनट या सेकंड में एक्सप्रेस मत करना, ऐसे ही दिखेंगे फिर आंसर। वो इतना मिनट कभी बोलते हैं हम लोग क्या? नहीं बोलते। सेकेंड्स में कभी आए तो नहीं। कंसोलिडेशन के मैक्सिमम आंसर्स विल बी आइदर इन डेज और ईयर्स, क्योंकि कंसोलिडेशन एक स्लो प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को होने में कई सालों लग सकते हैं, कई दिन लग सकते हैं। तो 255,00,00 मिनट्स क्वेश्चन पूछ रहा है डेज में, तो मिनट्स को डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। ये तो मुझे लगता, उम्मीद है ये तो पता होगा आपको कि मिनट्स को डेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मिनट को पहले 60 से डिवाइड कर दीजिए तो आवर्स में आ जाएगा। मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो आवर्स में आ जाएगा, और जो भी आवर्स वाली वैल्यू आए उसको 24 से डिवाइड कर देना तो डेज में आ जाएगा, क्योंकि भाई एक दिन में 24 घंटा होता है ना। तो 255,00,00 को जब मैं 60 से डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ जाएगा आवर्स में, और इसको वापस से 24 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा डेज में। कर लो जरा कितना आ रहा? 255,00,00 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 24, so it is coming out to be 1770 days। 1770 दिन, 1770 दिन लगेगा इस मात्र 3 मीटर की मिट्टी को 90% कंसोलिडेट होने के लिए। 1770 करीब करीब 5 साल, 5 साल का समय लगेगा इस सॉइल को कंसोलिडेट होने के लिए, अप्रोक्सीमेटली 5 साल। 365 दिन एक साल के, तो 3 5 15, 4.5 पौने 5 के आसपास। लेकिन क्वेश्चन आपसे डेज में पूछा था, तो डेज में आंसर पुटअप कर दीजिए यहां पे। तो द आंसर विल बी 1770 डेज। इस सॉइल को 90% कंसोलिडेट होने के लिए लगेगा 1770 डेज, 1770 डेज। क्लियर बात? अब एक सिंपल सी बात सोचिएगा, सिर्फ एक बात, कि अगर यही क्वेश्चन डबल ड्रेनेज में होता, यही क्वेश्चन अगर डबल ड्रेनेज के लिए होता, तो इससे ज्यादा समय लगता कि इससे कम समय लगता? डबल ड्रेनेज के केस में समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? डबल ड्रेनेज में समय हमेशा कम लगेगा। क्यों भाई? एक कमरे में 2 दरवाजे हैं और एक कमरा है जिसमें एक ही दरवाजा है, उस कमरे की भीड़ को बाहर निकलने में कम समय किसमें लगेगा? 2 दरवाजे जिसमें है कि एक दरवाजा जिसमें है? बनी बात है, जिस कमरे में 2 दरवाजे होंगे
जिस कमरे में 2 दरवाजे होंगे उस कमरे से लोगों को बाहर निकलने में ज्यादा कम समय लगेगा। तो यही तो दरवाजे तो है, ये इस सॉइल में, इस क्ले में से पानी बाहर निकलने के 2 दरवाजे हैं। यहां पर ऊपर था, नीचे नहीं था, मतलब इट वॉज अ केस ऑफ सिंगल ड्रेनेज। इफ इट वॉज अ केस ऑफ डबल ड्रेनेज, तो डबल ड्रेनेज के केस में पानी जल्दी बाहर निकलेगा सॉइल में से। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स फास्टर होगा। कैसे? आगे के क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आ गया इस टाइप के। चलिए अगला देखिए। अ डबल ड्रेनिंग क्ले लेयर 6 मीटर थिक सेटल्स बाय 30 mm in 3 years under a influence of certain load। एक डबल ड्रेनिंग मतलब डबल ड्रेनेज है, द थिकनेस ऑफ द लेयर इज 6 मीटर, इट सेटल्स बाय 30 mm in 3 years under the influence of certain load। Its final consolidation settlement has been estimated to be 120 mm। अभी कितना हुई है? 30 mm का सेटलमेंट दिखाया है। कितने समय में? आफ्टर 3 years at t is equal to 3 years कितना सेटलमेंट दिखाया मेरी सॉइल ने? दैट इज 30 mm का। देखिए, अ डबल ड्रेनिंग क्ले लेयर 6 मीटर थिक settle by 30 mm in 3 years under the influence of a certain loading condition। Its final consolidation settlement has been estimated to be 120 mm। Its final consolidation settlement is 120 mm। क्या आप इस सॉइल का 3 साल बाद का डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बता सकते हैं? क्वेश्चन में भले आगे कुछ और पूछा गया है, लेकिन इन जनरल मैं अभी पूछूं आपसे, टाइम 3 साल का है, 3 साल में ये सॉइल 30 mm सेटल हो रही है, इस सॉइल का मैक्सिमम सेटलमेंट 120 mm का है। तो क्या इस डेटा से आप ये बता सकते हैं कि इस सॉइल का अभी फिलहाल में 3 साल बाद डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना रहा होगा? द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन विल बी डेल्टा एच बाई कैपिटल डेल्टा एच। तो इट विल बी 30 by 120, दैट इज 1/4, दैट इज 25%। 25% कंसोलिडेशन हुआ इस सॉइल का 3 साल में। हालांकि पूछा नहीं है ये हमसे, लेकिन फिर भी बता तो सकते हैं। If a thin layer of sand having a negligible thickness is introduced at the depth of 1.5 meter below the top surface, the final consolidation settlement of the clay layer will be। ये तो एकदम से ही पलट दिया क्वेश्चन, ये तो कुछ और ही पूछ बैठा। क्या पूछा है जरा ध्यान से सुनिएगा। ये आपके पास एक क्ले लेयर थी 6 मीटर थिकनेस की, है ना, और डबल ड्रेनेज की कंडीशन थी। ठीक है, ये सपोज करिए मेरी क्ले लेयर थी 6 मीटर थिकनेस और डबल ड्रेनेज था, मतलब ऊपर भी परवियस लेयर थी, नीचे भी परवियस लेयर थी। इस क्ले लेयर का मैक्सिमम सेटलमेंट 120 mm का था। ऐसा बोला है क्वेश्चन में, ऐसा बोला है इन्होंने क्वेश्चन। Its final consolidation settlement has been estimated to be 120 mm if a thin layer of sand having a negligible thickness is introduced at the depth of 1.5 meter below the top surface। इस टॉप सरफेस से 1.5 मीटर नीचे हमने एक पतली सी सैंड लेयर इंट्रोड्यूस कर दी। इसमें एक पतली सी ये सैंड की लेयर हमने यहां पर इंट्रोड्यूस कर दी, ऊपर से 1.5 मीटर नीचे, ऊपर से 1.5 मीटर की डेप्थ पर मैंने एक पतली सी ये सैंड की लेयर इंट्रोड्यूस कर दी। दिस इज द सैंड लेयर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। तो आपसे पूछ रहा है इस क्ले के मैक्सिमम सेटलमेंट की वैल्यू में क्या फर्क आएगा। जब सैंड की लेयर नहीं थी तो मैक्सिमम सेटलमेंट था 120 mm का। अब जब मैंने सैंड की लेयर इंट्रोड्यूस कर दी है ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम द टॉप, तो वो आपसे पूछ रहा है द फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ द क्ले लेयर विल बी। क्ले लेयर का फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट कितना होगा? तो बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, चाहे सिंगल ड्रेनेज हो, चाहे डबल ड्रेनेज हो, चाहे कोई और कंडीशन हो, जो सॉइल मैक्सिमम जितना सेटल हो सकती है वो उतना ही होगी। हां, सिंगल ड्रेनेज से डबल ड्रेनेज से उस सेटलमेंट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन द फाइनल वैल्यू ऑफ द सेटलमेंट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेटलमेंट विल नेवर चेंज ऑन द बेसिस ऑफ द ड्रेनेज कंडीशन। ड्रेनेज कंडीशन के बेस पर सेटलमेंट, मैक्सिमम सेटलमेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है।
हाँ, जो चीज चेंज हो सकती है वो उस सेटलमेंट तक पहुंचने का टाइम। डबल ड्रेनेज में उस सेटलमेंट तक जल्दी पहुंच जाएंगे, सिंगल ड्रेनेज में उस सेटलमेंट तक धीमे पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे तो उसी सेटलमेंट तक। तो ये नोट आप कर लें, इसको नोट बना के ही लिख ले, द सेटलमेंट ऑफ एनी क्ले लेयर, द सेटलमेंट ऑफ एनी सॉइल इज the maximum settlement value of any soil is independent of the drainage condition। सेटलमेंट की वैल्यू ड्रेनेज कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती है, हां उस सेटलमेंट तक पहुंचने का जो टाइम है वो ड्रेनेज कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो इसको अपन नोट बना के लिख लेते हैं। भाई आप एक सिंपल सी बात समझो, एक सिंपल सी बात समझिए कि भाई किसी कमरे में से लोगों के बाहर निकलने का, भाई 100 लोग हैं कमरे में, एक कमरा है जिसमें सिर्फ एक ही दरवाजा है और एक कमरा है जिसमें 10 दरवाजे हैं। दोनों कमरे में 100 लोग थे, तो उन 100 लोगों को बाहर निकलने का सिर्फ टाइम ही तो चेंज होगा। अल्टीमेटली निकलेंगे तो सारे ही बाहर ना उस कमरे से, कभी ना कभी तो सारे लोग बाहर निकलेंगे ही ना उस कमरे से। हाँ, अगर उस कमरे में निकलने का एक ही दरवाजा है तो उन 100 लोगों को निकलने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर उस कमरे में 10 दरवाजे हैं बाहर निकलने के लिए तो वो 100 लोग जल्दी से निकल जाएंगे, बस अंतर समय का होगा, निकलेंगे तो सारे लोग। ठीक उसी प्रकार सॉइल में मैक्सिमम सेटलमेंट की वैल्यू ड्रेनेज कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती है, हां मैक्सिमम सेटलमेंट तक पहुंचने का जो टाइम है वो ड्रेनेज कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये याद रखिएगा। तो यहां पे तो आंसर 120 mm ही रहेगा। अरे भाई चाहे बीच में सैंड की लेयर डाल दो, चाहे कुछ कर दो, द मैक्सिमम सेटलमेंट ऑफ द क्ले इफ इट वाज 120 mm इट विल रिमेन 120 mm इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्रेनेज कंडीशन। तो इसको अपन नोट बना के लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। तो एक नोट लिख लेते हैं अपन यहां पर। क्या रहेगा भाई नोट? नोट ये रहेगा, the value of maximum settlement, the value of maximum क्या, कोई भी settlement, the value of settlement never depends on drainage condition, never depends on ड्रेनेज कंडीशन। कभी भी ड्रेनेज कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता, फिर किस पे करता है? किसी पे नहीं करता। हाँ, लेकिन इस सेटलमेंट तक पहुंचने का जो टाइम है दैट डिपेंड्स ऑन ड्रेनेज कंडीशन। द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द सेटलमेंट, the time required to reach the settlement will depend on drainage condition, will depend on drainage condition। ये चीज ड्रेनेज कंडीशन पे डिपेंड करेगी। तो इस क्वेश्चन में आंसर तो आपका वही बनेगा 120 mm। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी वो 120 mm ही सेटल होती, अभी भी वो 120 mm ही सेटल होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। A 20-meter thick clay layer is sandwiched between a silty sand layer and a gravelly sand layer। A 20-meter thick clay layer, वो लेयर जिसके ऊपर में मुझे कंसोलिडेशन पढ़ना है। A 20-meter thick clay layer सैंडविच की गई है किन दो चीजों के बीच में? एक सिल्टी सैंड की लेयर ऊपर से और एक ग्रेवली सैंड की लेयर नीचे से, या ग्रेवली सैंड ऊपर से सिल्टी सैंड नीचे से, उससे कोई फर्क नहीं। बस ये बताइए, ये जो ग्रेवली सैंड और सिल्टी सैंड लिखा हुआ है, मेरी क्ले की लेयर ग्रेवली सैंड और सिल्टी सैंड के बीच में दबी हुई है भाई। ये सैंड की लेयर है, सपोज करिए दिस लेयर ऑफ द सैंड इज बिटवीन, ऊपर ले लो सिल्टी सैंड, कोई भी हो सकती है, नीचे ले लो ग्रेवली सैंड। तो ये क्यों दिया हुआ है? इससे क्या मिल गया मुझे? ड्रेनेज कंडीशन मिल गई।
दिस पर्टिकुलर डेटा, ऊपर की जो 2 लाइन लिखी हुई है उससे मुझे इस सॉइल की ड्रेनेज कंडीशन मिल गई। कैसा ड्रेनेज हुआ? डबल ड्रेनेज का केस हुआ। इट इज अ केस ऑफ डबल ड्रेनेज, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये तो डबल ड्रेनेज का केस हो गया आपका। सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है कि ये जो केस है दिस इज अ केस ऑफ डबल ड्रेनेज। चलिए, इसी चीज के लिए ये सारी बातें लिखी हुई थी ऊपर की। तो ये हो गया मेरा डबल ड्रेनेज का केस। डबल ड्रेनेज का केस हो गया तो भाई एक बात क्लियर हो गई, क्ले की थिकनेस कितनी है? 20 मीटर की। डबल ड्रेनेज का केस हो गया तो डी की वैल्यू हो जाएगी h0/2 दैट इज 20/2 दैट इज 10 मीटर। डबल ड्रेनेज है, ये क्लियर हो गया। भाई क्ले के ऊपर भी सैंड है, नीचे भी सैंड है, तो पानी तो दोनों तरफ से बाहर निकलेगा। पानी दोनों तरफ से बाहर निकलेगा तो डबल ड्रेनेज हो गया। डबल ड्रेनेज हो गया तो डी की वैल्यू h0/2 हो गई। h0 कितना है? 20 मीटर है थिक क्ले लेयर, तो 20/2 10 मीटर हो गया। चलिए यहां तक की बात समझ में। आगे बोल रहा है दिस लेयर एक्सपीरियंसेस 30 mm सेटलमेंट इन 2 years। इस लेयर को 30 mm सेटल होने में 2 साल लग रहा है। डेल्टा H इज इक्वल टू 30 mm इन 2 years। इस सॉइल को 30 mm सेटलमेंट होने में 2 साल का लग रहा है समय। ये देखो कितने अच्छे लोग हैं, इन्होंने टीवी का फॉर्मूला दे दिया आपको। अच्छे लोग हैं तभी तो दिया। टीवी इज इक्वल टू π/4 u/100 का स्क्वायर फॉर u लेस देन और इक्वल टू 60। टीवी इज इक्वल टू 1.784 माइनस 0.933 log टू द बेस 10 100 माइनस u फॉर u ग्रेटर देन 60। एकदम से कईयों का दिमाग चल गया होगा, अरे सर आपने तो 1.781 लिखाया था, यहाँ 1.784 है। 4 किताबें पढ़ोगे, 4 किताबों में थोड़ी सी वैल्यू अलग दिखेगी, तो इसलिए जनरली 1.78 ही याद रखता है आदमी, क्योंकि उसके आगे कहीं 4 लिखा मिलेगा, कहीं 1 लिखा मिलेगा, तो उस डिबेट में क्यों पढ़ना भाई, क्या ही फर्क पड़ जाएगा 1.784 या फिर 1.781 में, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये बोल रहे हैं दिस लेयर एक्सपीरियंसेस 30 mm सेटलमेंट इन 2 साल। इस सॉइल को 30 mm सेटल होने में 2 साल का समय लग रहा है। लगा दिया समय। where TV is the time factor, use the degree. If the coefficient of consolidation of the layer is 0.003 centimeter square per second, पूछ रहे हैं द डिपॉजिट विल एक्सपीरियंस अ टोटल सेटलमेंट ऑफ 50 mm इन द नेक्स्ट हाउ मच ईयर्स। डेल्टा H बराबर 50 mm को कितना साल लगेगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझे क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये कब पूछा गया था? 2015 में पूछा गया था। डबल ड्रेनेज हो गया, ये समझ में आ गया मुझे। अब वो बोल रहे हैं कि इस सॉइल को 30 mm सेटल होने में 2 साल लग रहा है। इस सॉइल को 30 mm सेटल होने में 2 साल लग रहा है, तो आपको बताना है 50 mm सेटल होने में कितना समय लगेगा। ये तो वैसे ही सवाल हो गया। 5 पेन की कीमत 20 रुपए है, तो 8 पेन की कीमत बताओ। ऐसे ही है क्या कुछ क्वेश्चन? 5 पेन की कीमत 20 रुपए, तो 8 पेन की कीमत कितनी होगी? चिल्लाने लगो। 32 रुपए होगी सर 8 पेन की कीमत, क्योंकि 5 पेन की कीमत 20 रुपए है, तो 1 पेन की कीमत 4 रुपए हुई, तो 8 पेन की कीमत हो गई 8 × 4 32 रुपीस। ऐसे तो कुछ करना होगा। 30 mm सेटल होने में 2 साल लग रहा है, तो 50 mm सेटल होने में कितना लगेगा? अरे कितना आसान सा सवाल है सर, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 30 mm को 2 साल, तो 50 mm को कितना साल? अरे वाह क्या क्वेश्चन है। 30 mm को 2 साल, तो 50 को 1 साल, ये लगाया तो ये आ गया 50 × 2, x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 50 × 2 100/30, 100/30 दैट इज 3.33। सर 3.33 आ गया। अब सर इसमें ये पूछा था कि एक्स्ट्रा कितना लगेगा। द डिपॉजिट विल एक्सपीरियंस अ टोटल ऑफ 50 mm सेटलमेंट इन द नेक्स्ट हाउ मच ईयर। 2 साल तो 30 mm तक ही लग गए थे, टोटल इसको लग रहा 3.33, 2 ऑलरेडी लग गए थे। सर आंसर 1.33 हो जाएगा। खुश होके आ गए, बोले कि सर 2 नंबर का अटेम्प्ट कर दिया, 2 नंबर कोई नहीं काट सकता, मैंने तो पूरा सॉल्व किया था, 1.33 आया आंसर। गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। अरे ये यूनिटरी मेथड थोड़ी है बेटा कि 30 mm सेटल होने का समय 2 साल दे दिया तो 50 mm का निकाल लो ऐसे उंगलियों पे। अरे नहीं,
दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, दिस इज नॉट द कंसेप्ट, ये कंसेप्ट नहीं होता है। सुनिए ध्यान से, कंसोलिडेशन आपको, आप अगर उस कंसेप्ट से कर रहे हो कि 5 पेन की कीमत 20 रुपए है तो 8 पेन की कीमत 32 रुपीज होगी, दिस इज एक्चुअली अ लीनियर अप्रोच। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की लीनियर अप्रोच होती है कि 5 पेन की कीमत 20 रुपए थी तो सबसे पहले मैंने एक पेन की कीमत निकाल ली और उसे एक पेन की कॉस्टिंग से जितने भी पेन की कॉस्ट पूछी गई है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। ये यूनिटरी मेथड्स होती हैं और यूनिटरी मेथड तभी एप्लीकेबल होती है जब आपका किसी भी चीज का वेरिएशन यूनिफॉर्म और लीनियर होता है। कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस होता है, कंसोलिडेशन का प्रोसेस शुरुआत में तो बहुत तेज होता है, शुरुआत में बहुत तेज होता है और जैसे जैसे समय प्रोग्रेस करता जाता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये थोड़ा 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 रिड्यूस होता जाता है और एक पर्टिकुलर समय पर आके एकदम ही धीमा पड़ जाता है, खत्म नहीं होता, एकदम ही धीमा पड़ जाता है। तो एक यूनिफॉर्म रेट से आपका कंसोलिडेशन का प्रोसेस नहीं होता है। अगर यूनिफॉर्म रेट से होता तो फिर ये क्वेश्चन सही था, 30 को 2 साल लग रहा है तो 50 को 3.33 लगेगा, तब सही था। लेकिन द रेट ऑफ कंसोलिडेशन इज नेवर अ यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट से कंसोलिडेशन नहीं होता है। अगर यूनिफॉर्म रेट से होने लगता ना बेटा तो ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। आप 1% कंसोलिडेशन का टाइम निकाल के रख लेते, जितने का भी पूछता उसको मल्टीप्लाई कर देते, उतने से आ जाता उतने % कंसोलिडेशन का टाइम। तो ऐसा नहीं होता है। कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस है वो लीनियर अप्रोच फॉलो नहीं करता है। इनिशियली द रेट ऑफ कंसोलिडेशन इज हाई और जैसे जैसे समय बीतता जाता है कंसोलिडेशन का रेट स्लो डाउन होने लगता है, कंसोलिडेशन का रेट रिड्यूस हो जाता है। समझे बात को? तो कंसोलिडेशन का प्रोसेस में आप ये अप्रोच फॉलो नहीं कर सकते। फिर क्या करें भाई? फिर देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन को। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनिएगा। कंसोलिडेशन के क्वेश्चन करने में समय ज्यादा लगेगा। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़े थे उसमें तो ऐसे चुटकियों में सवाल हो जा रहे थे। कंसोलिडेशन के चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं उनको करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। चलिए, तो ये अप्रोच तो गलत है, साफ साफ समझ में आ गया। कभी भी भूल के ऐसी अप्रोच लगा मत आना कि सर ये तो बड़ा आसान सा सवाल दे दिया था गेट वालों ने, है ना, ऐसा होता नहीं। ठीक है, करनी क्या रहेगी, चलिए जरा देखते हैं अप्रोच क्या रहेगी, देखते हैं क्या क्या दिया है भाई। 30 mm सेटल होने में 2 साल, 50 mm सेटल होने में कितना साल लगेगा, यही है। 30 mm सेटलमेंट का टाइम दिया हुआ है, 30 mm सेटल होने में 2 साल लग रहा है। सीवी की वैल्यू भी शायद दे रखी है, सीवी की वैल्यू दे रखी है 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और डी की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है, डेट इज 10 मीटर। डी की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है 10 मीटर। आ गया भाई ये सब। मुझे पूछा है 50 mm सेटल होने का टाइम निकालना है। आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 50 mm सेटलमेंट। चलिए उस पर तो आएंगे, पहले जो दे रखा है उसके साथ चलते हैं। मुझे टाइम देखिए क्या क्या पता है, जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, है ना। मुझे टी पता है, सीवी पता है और डी पता है। जरा देखिएगा, क्या मैं टीवी निकाल सकता हूं इसके लिए? मुझे स्मॉल टी पता है, सीवी पता है, डी पता है। टीवी निकल जाएगा कि नहीं? निकालिए। टीवी निकालने के लिए फिर वही मैंने तरीका बताया आपको, सीवी की यूनिट के साथ छेड़खानी मत करिएगा। सीवी जैसा लिखा है ना उसको वैसे ही लिखा रहने दीजिए, बाकी की यूनिट सीवी के अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। तो सीवी की जगह पे मैं लिख देता हूं 0.003। सीवी में सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है और सेकेंड चल रहा है, तो इस साल को जो 2 साल लिखा हुआ है इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर ले। क्या कर रहा हूं मैं? सीवी की यूनिट के साथ कोई चेंज आपको नहीं करना, सीवी की यूनिट में कोई छेड़खानी मत करिएगा। सीवी की यूनिट जैसी दिख रही है वैसी चलने दीजिएगा, ठीक है। सीवी की यूनिट जैसी चल रही है वैसी चलने दीजिएगा। बस क्या करिएगा, सीवी पे, सीवी की यूनिट में, सीवी की में लेंथ की यूनिट क्या दिख रही है? सेंटीमीटर, और टाइम की यूनिट दिख रही है सेकेंड।
तो लेंथ की यूनिट जब आप पुटअप करेंगे यहां पर 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और टाइम जो 2 साल दिया हुआ उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2 साल को सेकंड में करेंगे तो 2 इंटू 365, ये तो हुए डेज, 2 साल है ना, तो 2 साल में 2 इंटू 365 तो हुए डेज। फिर इसको मल्टीप्लाई करें आप 24 से तो ये आएंगे आवर्स, फिर मल्टीप्लाई करें 60 से आएंगे मिनट्स, और फिर मल्टीप्लाई करें 60 से आएंगे सेकेंड्स। भाई 2 साल में 365 दिन में 24 घंटा में 60 मिनट में 60 सेकेंड, ये आ गया मिनट सेकेंड्स में, डिवाइडेड बाय डी। डी भी किस में रखूंगा, क्योंकि सीवी में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर दिख रही है, तो डी की यूनिट जो 10 थी, 10 को रखूंगा 10 इंटू 100 का स्क्वायर, 10 इंटू 100 का स्क्वायर। ये पूरा सॉल्व करके मैं टीवी निकाल पाऊंगा, पूरा सॉल्व करके मैं टीवी निकाल लूंगा। 0.003 इंटू 2 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय, नीचे दिख रहा है आपको 1000 का स्क्वायर, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.189। द वैल्यू ऑफ टीवी इज कमिंग आउट टू बी 0.189। अब इससे क्या करूं मैं, अब इससे आप वो करिए जो मैंने पिछले लेक्चर में या शायद पिछले के पिछले लेक्चर में आपको कुछ टीवी की वैल्यूज निकलवाई थी। मैंने बोला था कि इनको निकाल के रख लीजिए, दिमाग में याद रखिएगा, कभी ना कभी कहीं पर काम आएंगी और कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में काम आएंगी। तो मैंने आपसे बोला था याद रखिएगा, वो आपने शायद याद रखी होंगी। मैंने 40% के लिए, 50% के लिए और 60% के लिए टीवी की कुछ वैल्यूज निकलवाई थी आपकी। 40% के लिए टीवी था 0.125, 50 के लिए टीवी था 0.195 और 60 के लिए था 0.282। जैसे जैसे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ रहा था टीवी की वैल्यू बढ़ रही थी। यहां पर मेरी जो टीवी की वैल्यू आई है वो 0.189 आई है। जैसे जैसे डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ रहा था टीवी की वैल्यू बढ़ रही थी। जब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50% था तो टीवी की वैल्यू आई थी 0.196, 40% पे आई थी 0.125, ये टीवी है मेरा 0.189। मतलब ये तो तय है कि ये जिस डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए टीवी है वो 60% से तो कम वाला डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है। मान रहे हो इस बात को? ये जो टीवी की वैल्यू आई है मेरे पास 0.189, ये 0.189 जिस भी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए है, बट ये पक्की बात है कि वो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% से कम वाला ही रहा होगा, क्योंकि 60% पर टीवी की वैल्यू 0.282 होती है, 50 पर 0.195 होती है, 40 पर 0.125 होती है। ये 0.189 है जो कि 100% तय है कि 60% से तो छोटा वाला है। ये कितना वाला है ये निकाल सकते हैं आप। टीवी के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, उल्टा चलते चलिए, उल्टा ही चलना है, उल्टा चलिए। टीवी इज इक्वल टू π/4 इंटू यू इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 0.189 इंटू 4/3.14 का अंडर रूट इज इक्वल टू यू इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। डायरेक्ट लिख दिया मैंने सब कुछ। तो 0.189 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3.14 का अंडर रूट, 0.189 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3.14 का अंडर रूट 0.4906। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आया 49.06। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन केम आउट टू बी 49.06। किसके लिए आया ये, किसके लिए आया ये 30 mm का जो सेटलमेंट हुआ ना, ये 30 mm का सेटलमेंट 49.06 का कंसोलिडेशन शो कर रहा है। यही तो निकाला हमने, इसी के लिए तो निकाल रहे हो। 30 mm सेटल होने में 2 साल का समय लग रहा था,
तो 2 साल के समय में जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मेरे पास आया वो आया 49.06। मतलब ये जो 30 mm का सेटलमेंट है, दिस 30 mm सेटलमेंट करस्पॉन्ड्स टू 49% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। दिस 30 mm सेटलमेंट करस्पॉन्ड्स टू 49% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। ये समझ में आया? तो ये हम लिख सकते हैं यहां पर कि दिस u इज स्मॉल डेल्टा h इज इक्वल टू 30 mm is equivalent to 49.06% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 49.06% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन स्मॉल डेल्टा h बाई कैपिटल डेल्टा h। 49.06 मतलब 0.4906 is equal to 30 mm divided by capital delta H. Capital delta H will be 30 divided by 0.4906, 61.14, 61.15 mm। ये उस सॉइल के अंदर में होने वाला मैक्सिमम सेटलमेंट आ गया मेरे। ये सॉइल, जो भी सॉइल है मेरे पास, इस सॉइल के अंदर में जो मैक्सिमम सेटलमेंट होगा वो कितना होगा? 61.15 mm। ये क्यों निकाला? क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछा था मुझसे। क्वेश्चन में कैपिटल डेल्टा एच थोड़ी पूछा था। क्या पूछा था? इफ द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द लेयर इज 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, द डिपॉजिट विल एक्सपीरियंस अ टोटल सेटलमेंट ऑफ 50 mm इन हाउ मच ईयर्स। इस सॉइल को 50 mm सेटल होने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। क्या मैं 50 mm सेटलमेंट के करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकाल लूं? क्या मैं 50 mm सेटलमेंट के करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकाल लूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। 50 mm के रिगार्डिंग कैन आई कैलकुलेट द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन नाउ? क्योंकि मेरे पास इस सॉइल का मैक्सिमम सेटलमेंट आ चुका है। इस सॉइल का मैक्सिमम सेटलमेंट तो 61.15 mm ही है। द मैक्सिमम सेटलमेंट ऑफ दिस सॉइल इज 61.15 mm। ये फिक्स है, ये तो मैक्सिमम सेटलमेंट है ना फॉर दिस सॉइल। तो 50 mm सेटलमेंट के करस्पॉन्डिंग कैन आई कैलकुलेट डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन? तो इट विल बी 50 अपॉन 61.15। तो u will become 50 divided by 61.15 into 100। तो 50 divided by 61.15 into 100, so it is 81.76%। तो 50 mm सेटलमेंट करस्पॉन्ड कर रहा है 81.76% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन को। पूछा क्या था? इतने परसेंट कंसोलिडेशन होने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन यही पूछा था ना। सॉइल को 50 mm कंसोलिडेट होने के लिए एडिशनल कितना समय लगेगा? या अब इस क्वेश्चन को क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि उस सॉइल को 81.76% सेटल होने के लिए कितना समय लगेगा? अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है भैया। अब आपको निकालना है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 81.76% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। 81.76 के लिए टीवी निकाल लूंगा। उस टीवी को टीवी इज इक्वल टू सीवीटी बाई डी स्क्वायर के फॉर्मूले में पुटअप करके स्मॉल टी निकाल लूंगा। कितने के लिए निकालना है? u इज इक्वल टू 81.76%। कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टीवी फॉर दिस डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन? इस डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए क्या मैं टीवी की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। टीवी इज इक्वल टू, क्योंकि 81.76 ग्रेटर देन 60 है, तो मुझे फॉर्मूला दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास टीवी की वैल्यू आ जाएगी। तो इट विल बी, निकालिए भाई, 1.784 माइनस 0.933 लॉग ऑफ 100 माइनस 81.76, 0.6074।
दिस इज द टाइम फैक्टर। अब ये टाइम फैक्टर उठा के मैं आगे की स्टेप पे प्रोसीड करूं, मुझे निकालना है टाइम कितना लगेगा। टीवी इज इक्वल टू सीवी टी बाय टी स्क्वायर। टीवी आ गया है 0.6074। सीवी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी, कहां गया, 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोई यूनिट कन्वर्जन इसका नहीं करेंगे, यही है। मेरे को क्यों लग रहा कि कुछ और थी वैल्यू। 0.003, ठीक है। 0.003 को 0.003 रहने दिया। टाइम मुझे निकालना है, टाइम को टाइम रहने दिया। डी की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर, मतलब 10 इंटू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड थी ना सीवी की वैल्यू। द सीवी इज 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सीवी की यूनिट के साथ कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है। सीवी की यूनिट के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करिएगा, जो जैसा दिया है वैसे ही चलने दीजिएगा। तो यहां से स्मॉल टी निकाल लीजिए। तो स्मॉल टी विल बी 0.6074 इंटू, नीचे ब्रैकेट में है 1000 का स्क्वायर, ये साइड जाएगा तो इंटू में चला जाएगा 1000 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.003। तो द टाइम इज कमिंग आउट टू बी 20246666 सेकेंड्स। सेकेंड्स में क्यों? क्योंकि सीवी की यूनिट चल रही थी 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो टाइम भी सेकेंड में आएगा। पूछा किसमें? सेकेंड में तो नहीं ही पूछा होगा। नेक्स्ट ईयर्स, ईयर में पूछा है भाई। तो इसको 60 से डिवाइड करिए तो मिनट में आएगा, फिर 60 से डिवाइड करिए तो आवर्स में आएगा, फिर 24 से डिवाइड करिए डेज में आएगा, फिर 365 से डिवाइड करिए ईयर में आएगा। 6.42 ईयर्स ये टोटल समय आया है। इस सॉइल को 50% कंसोलिडेट होने में टोटल राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग 6.42 ईयर्स लगेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा एडिशनल कितना लगेगा। ऑलरेडी 2 साल तो खत्म हो चुका है यहां तक पहुंचने में, आगे यहां तक पहुंचने में आगे और कितना लगा? टोटल लगा 6.42 माइनस 2 कर लीजिएगा तो द आंसर विल बी 4.42 ईयर्स। द आंसर विल बी 4.42 ईयर्स। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। A 6 meter thick clay layer undergoes 90% consolidation 4 times faster under two-way drainage as compared to one-way drainage। एक 6 मीटर थिक क्ले लेयर को 90% कंसोलिडेट होने में 4 टाइम्स ज्यादा, मतलब 4 टाइम्स ज्यादा फास्ट हो रही है वो टू वे में एज कंपेयर टू वन वे इन एन आइडेंटिकल क्ले लेयर ऑफ 15 मीटर थिकनेस। सिमिलरली एक 15 मीटर थिकनेस की क्ले लेयर है। इस 15 मीटर थिकनेस की क्ले लेयर में टू वे ड्रेनेज वन वे ड्रेनेज के कंपैरिजन में कितने टाइम फास्ट होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 6 मीटर थिक क्ले लेयर जो थी, 6 मीटर थिक क्ले लेयर को में 6 मीटर थिक क्ले लेयर डबल ड्रेनेज में 4 गुना ज्यादा फास्ट कंसोलिडेट हो रही है एज कंपेयर टू वन वे ड्रेनेज। तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई बताइए कि अगर 6 मीटर की जगह पे 15 मीटर थिकनेस वाली सॉइल होती तो 15 मीटर थिकनेस वाली सॉइल डबल ड्रेनेज के केस में एज कंपेयर टू सिंगल ड्रेनेज कितने टाइम फास्ट होती। ये क्वेश्चन है। ये कैसे करेंगे? तो एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करते। देखिए पहली बात याद रख लीजिएगा, कितने भी मीटर थिकनेस की सॉइल हो, कितने भी मीटर थिकनेस की सॉइल हो,
डबल ड्रेनेज विल ऑलवेज बी फास्टर देन सिंगल ड्रेनेज बाय 4 टाइम्स। डबल ड्रेनेज सिंगल ड्रेनेज से हमेशा 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 4 गुना ज्यादा फास्ट रहेगा। कितने भी थिकनेस की सॉइल ले लो, 6 मीटर की ले लो, 15 मीटर की ले लो, 1500 मीटर की ले लो, 15 लाख मीटर थिकनेस की सॉइल ले लो, टू वे ड्रेनेज सिंगल ड्रेनेज से हमेशा 4 गुना ज्यादा फास्ट रहेगा तो रहेगा। अब याद करिए, जब हम थियरी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि ये बात मैंने वहां पर स्टेटमेंट के तौर पे लिखवाई थी आपको कि टू वे ड्रेनेज विल ऑलवेज बी फास्टर बाय 4 टाइम्स एज कंपेयर टू वन वे ड्रेनेज। और मैंने आपसे बोला था कि जब हम कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस करेंगे तो ये 4 टाइम्स का आंसर, ये 4 टाइम्स वाली वैल्यू कैसे आई है, वहां पर मैंने स्पेशली हाउ लिख के क्वेश्चन मार्क लिखा था। तो वो इस क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे डबल ड्रेनेज सिंगल ड्रेनेज के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज्यादा फास्ट होता है। जरा देखिएगा, तो आंसर तो यहां पर बी ही है, 4 टाइम्स ही होगा। कितने भी थिकनेस की सॉइल हो, डबल ड्रेनेज सिंगल ड्रेनेज के कंपैरिजन में हमेशा 4 टाइम्स ज्यादा फास्ट होता ही होता है। चलिए कैसे होता है वो देखते हैं। सपोज करिए मेरे पास ये 2 सॉइल के सैंपल है, एक सॉइल ये है और एक सॉइल ये है। दोनों सेम सॉइल है, दोनों की थिकनेस सेम है, सब कुछ सेम है। द सॉइल इज ऑफ H0 थिकनेस, दिस सॉइल इज ऑल्सो ऑफ H0 थिकनेस। बस अंतर ये है, ये सॉइल सिंगल ड्रेनेज में है और ये सॉइल डबल ड्रेनेज में है। इस सॉइल को U% कंसोलिडेट होने में T1 का समय लग रहा है और इस सॉइल को U% कंसोलिडेट होने में T2 का समय लग रहा है। दोनों सेम सॉइल है, सेम लेंथ, सेम हाइट, सेम डेंसिटी, सेम वॉइड रेशियो, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। अंतर है इस सॉइल की ड्रेनेज कंडीशन। एक सॉइल सिंगल ड्रेनेज है, दूसरी सॉइल डबल ड्रेनेज है। दोनों सॉइल को U% कंसोलिडेट करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो है T1 और T2। You have to find out the relationship between T1 and T2. You have to find out the relationship between T1 and T2. दोनों सॉइल को डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना दे रखा है? U% दे रखा है। ये भी U%, ये भी U%। दोनों का डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन U% है, तो क्या मैं कह सकता हूं दोनों का टीवी सेम होगा? क्योंकि जो टीवी होता है, टाइम फैक्टर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पे डिपेंड करता है। आप देख लो, जब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लेस देन 60% था या इक्वल टू 60% था तो टीवी था π/4 इंटू U/100 का स्क्वायर, और जब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आपका ग्रेटर देन 60% था तो टीवी मेरे पास था 1.781 माइनस 0.933 log टू द बेस 10 100 माइनस U इन परसेंटेज। तो अल्टीमेटली टीवी जो होता है, टाइम फैक्टर जो होता है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मतलब U पर डिपेंड करता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, दैट इज U। तो अगर दोनों सॉइल का डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन सेम है तो दोनों सॉइल का टीवी सेम हो गया। पहली बात, दोनों सॉइल का टीवी सेम है तो इसका टीवी मैं लिख सकता हूं टीवी इज इक्वल टू CV1 T1 बाय D1 स्क्वायर, और इसका टीवी लिख सकता हूं CV2 T2 बाय D2 स्क्वायर। दोनों का टीवी इक्वेट कर सकता हूं क्योंकि दोनों का टीवी सेम है। दोनों के टीवी को इक्वेट कर देते हैं। चलिए, दोनों के टीवी को जब मैंने इक्वेट किया, व्हेन वी इक्वेट द टीवी फॉर बोथ द केसेस, तो देखिएगा CV1 T1 बाय D1 स्क्वायर इज इक्वल टू CV2 T2 बाय D2 स्क्वायर। ये बनेगा CV1 T1 बाय D1 स्क्वायर इज इक्वल टू CV2 T2 बाय D2 स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, जब मैं आपको CV पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था, एक छोटा सा वन लाइनर कंसेप्ट मैंने आपको बोला था कि अगर सॉइल सेम है तो CV सेम होगा। ये दोनों सेम सॉइल है, सेम वाटर कंटेंट है, सेम एवरीथिंग है, तो इन दोनों सॉइल का CV भी सेम हो गया। तो मेरे पास बचा T1 बाय D1 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 बाय D2 स्क्वायर। T1 बाय D1 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 बाय D2 स्क्वायर, ऐसा कुछ बचा मेरे पास। D1 और D2 की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? D2 जरा देखिएगा, D2 सिंगल ड्रेनेज का केस है तो D2 विल बी इक्वल टू H0 और
D1 सिंगल ड्रेन डबल ड्रेनेज का केस है, तो D1 विल बी H0/2। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां पर, ये जो रिलेशन मेरे पास आया इसमें सब्स्टिट्यूट करिए जरा भाई। सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिला देखिएगा, T1 अपॉन D1 स्क्वायर, D1 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं H0/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T2/D2 स्क्वायर, T2/D2 मतलब H0 का स्क्वायर। तो T1 ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4T1 अपॉन H0 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 अपॉन H0 स्क्वायर। H0 स्क्वायर से H0 स्क्वायर कैंसल हो गया, T2 इज इक्वल टू 4T1, T2 इज इक्वल टू 4T1। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सिंगल ड्रेनेज में 4 गुना ज्यादा टाइम लगेगा या डबल ड्रेनेज में 4 गुना कम टाइम लगेगा। कैसे भी याद कर लो कि भाई अगर सिंगल ड्रेनेज में 4 दिन लग रहा है तो डबल ड्रेनेज में कितना लगेगा, 1 दिन। अगर डबल ड्रेनेज में 1 दिन लग रहा है तो सिंगल ड्रेनेज में कितना लगेगा, 4 दिन लगेगा। The double drainage is always faster by single drainage. The double drainage is always faster than single drainage by 4 times. डबल ड्रेनेज हमेशा सिंगल ड्रेनेज से 4 गुना ज्यादा फास्ट रहेगा, whatever be the thickness of the soil। 6 मीटर थिकनेस की सॉइल हो, 16 मीटर थिकनेस की सॉइल हो, 160 मीटर थिकनेस की सॉइल हो, 16,000 मीटर थिकनेस की सॉइल हो, whatever be the thickness of the soil, the double drainage will always be faster than single drainage by 4 times, हमेशा। और क्यों होता है ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि डबल ड्रेनेज जो है दैट इज ऑलवेज फास्टर देन सिंगल ड्रेनेज बाय 4 टाइम्स। डबल ड्रेनेज हमेशा सिंगल ड्रेनेज से 4 गुना ज्यादा फास्ट रहेगा तो रहेगा। क्लियर बात। तो ये कुछ क्वेश्चंस अभी तक हमने किए। अब देखिए कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं ये सारे। इन सारे क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से समझना है आप। अगला लेक्चर वापस से आपका कंसोलिडेशन के ही क्वेश्चंस का होगा। धीमे धीमे थोड़े थोड़े, क्योंकि एक बार में अगर मैं पूरे क्वेश्चंस कराना बैठ जाऊंगा तो 4-5 घंटे का समय निकल जाएगा आपका एक ही लेक्चर में। एक एक लेक्चर में 3-3, 4-4 क्वेश्चन जितने भी हुए रहे हो, अभी मुझे आइडिया नहीं, गिना नहीं मैंने, हाँ 4-5 हुए शायद। तो जो भी क्वेश्चंस हुए हैं इनको जरा गौर से पढ़िएगा, गौर से देखिएगा, ताकि जब हम अगले लेक्चर के क्वेश्चंस पे जाएं तो यहाँ के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लें और उन कंसेप्ट को लेके आगे वाले क्वेश्चंस पे पहुंचे। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे दोबारा फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।